हेलो स्टूडेंट। हम लोग क्लास 10th के जीव विज्ञान के अंतर्गत अध्याय 2 पर डिस्कशन प्रारंभ करते हैं। अध्याय 2 है समन्वय व नियंत्रण। तो इस लेसन पर डिस्कशन प्रारंभ करने से पहले हम लोग यह जानते हैं कि यह लेसन परीक्षा के दृष्टिकोण से कितना महत्वपूर्ण है। तो अगर इसके परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्व की बात किया जाए तो इस लेसन से एक दीर्घ उत्तरी क्वेश्चन तथा बहुविकल्पी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर दीर्घ उत्तरी क्वेश्चन की बात करें तो दीर्घ उत्तरी क्वेश्चन के अंतर्गत मैक्सिमम टाइम देखा जाता है कि इसके अंतर्गत पूछा जाता है कि न्यूरॉन का सचित्र चित्र बनाते हुए उसकी कार्य विधि को समझाइए। तथा अगर बहुविकल्पी के क्वेश्चन की बात करें तो इस लेसन से जो अंतः मानव के अंतःस्रावी ग्रंथियों के द्वारा जो हार्मोन्स स्रावित होते हैं, चाहे पादप हार्मोन्स की बात किया जाए, उन्हीं से बहुविकल्पी के अंतर्गत क्वेश्चन बनाए जाते हैं। तो हम लोग इस लेसन पर डिस्कशन प्रारंभ करते हैं और डिस्कशन प्रारंभ इसी दृष्टिकोण में रख करके करेंगे कि क्या परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। अर्थात कहने का अर्थ यह है कि परीक्षा के अंतर्गत किस प्रकार के बहुविकल्पी का क्वेश्चन बनेगा, किस प्रकार के लघु उत्तरी क्वेश्चन बनेगा तथा किस प्रकार के दीर्घ उत्तरी क्वेश्चन बनेगा। तो हम लोग परीक्षा के दृष्टिकोण से ही इस लेसन पर डिस्कशन करेंगे तथा हम लोग कोशिश यह करना है कि जो बहुविकल्पी के जिस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, लघु उत्तरी जिस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, चाहे दीर्घ उत्तरी जिस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, उन्हीं के ऊपर डिस्कशन हम लोग करेंगे। तो हम लोग इस लेसन पर डिस्कशन प्रारंभ करते हैं और यह पहले जानते हैं कि इस लेसन के अंतर्गत हम लोग को जानना क्या है, क्या पढ़ना है। तो हम लोग अगर इस लेसन की मोटिव की बात करें तो इस लेसन के अंतर्गत हम लोगों को यह जानना होता है कि जीव के शरीर के अंतर्गत जो विभिन्न प्रकार की जैव प्रक्रियाएं होती हैं, चाहे हम उत्सर्जन की बात करें, चाहे श्वसन की बात करें, चाहे परिसंचरण की बात करें, तमाम तरह की जैव प्रक्रियाएं संचालित होती हैं। इन जैव प्रक्रियाओं को समन्वय व नियंत्रण कौन करता है और कैसे करता है, इसी चीज को इस लेसन के अंतर्गत जानना है तथा इसी के साथ यह भी जानना है कि जो बाहर का पर्यावरण होता है और उस बाहर के पर्यावरण में यदि कोई परिवर्तन होता है तो उस परिवर्तन के परिणाम स्वरूप कैसे जीव अपने बाह्य परिवर्तित परिस्थितियों से अपने आप को समन्वय व नियंत्रण करता है। तो इस लेसन के अंतर्गत इसी चीज को हम लोगों को जानना है। हम लोग इसको क्रम वाइज जानने का प्रयास करेंगे। तो हम लोग पहले यह जानते हैं कि समस्थैतिकता क्या है। समस्थैतिकता क्या है, इसको अंग्रेजी में लिखा होगा होम्योस्टैटिस। तो देखिए समस्थैतिकता क्या है, इसको हम लोग पहले लिख लेते हैं कि समस्थैतिकता एक जैव प्रक्रिया है, एक जैव प्रक्रिया है। इसके तहत जीव के शरीर के आंतरिक वातावरण को नियंत्रित, आंतरिक वातावरण को स्थिर तथा संतुलित जीव करने की कोशिश करता है।
तथा तथा बाह्य वातावरण में होने वाले परिवर्तन से अपने शरीर को समन्वय व नियंत्रण करता है। इसे ही समन्वय व नियंत्रण भी कहा जाता है। यानी कहने का अर्थ है कि समस्थैतिकता का तात्पर्य क्या है। तो समस्थैतिकता एक जैव प्रक्रिया है। पहले नंबर की यह क्या है, तो एक जैव प्रक्रिया है। इस जैव प्रक्रिया के अंतर्गत जीव के जो आंतरिक वातावरण होता है, हम लोग समझेंगे कि इस आंतरिक वातावरण का अर्थ क्या होता है। आंतरिक वातावरण का अर्थ क्या होता है, उसको क्या करता है, स्थिर व संतुलित करने की कोशिश करता है, तथा जो हमारे बाह्य वातावरण में जो परिवर्तन होता है, वह परिवर्तन के अनुसार वह क्या करता है, अपने शरीर को समन्वय व नियंत्रण करता है। और इसी को हम लोग समन्वय व नियंत्रण के नाम से जानते हैं। अब प्रश्न उठता है कि जो आंतरिक वातावरण का अर्थ क्या है। तो यहाँ पर प्रत्येक प्रकार के जो जीव होते हैं उनके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की जैव प्रक्रियाएं होती हैं। जैसे अगर हम उच्च श्रेणी के स्तनधारी प्राणी मानव की बात करें तो उसके अंतर्गत जो बाह्य जो आंतरिक जो वातावरण होता है, जैसे कि हम उदाहरण के रूप में कहें तो मानव शरीर का तापमान। तो मानव शरीर का तापमान कितना होता है, तो 37 डिग्री सेल्सियस। अगर इसको फ़ारेनहाइट में कहा जाए तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। लेकिन मानव के शरीर का तापमान न तो इससे कम होना चाहिए और न तो इससे ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि इससे कम होने का अर्थ है कि मनुष्य के शरीर में कोई न कोई विकार उत्पन्न हो रहा है, तथा अगर इससे ज़्यादा तापमान होता है तो इसका अर्थ है कि मनुष्य के शरीर में कोई न कोई विकार उत्पन्न हो गया है। तो यह मानव या कहें कि यह जीव कैसे अपने शरीर के ताप को मेंटेन करते हैं, कैसे उसको स्थिर रखते हैं, कैसे इसको स्थिर व संतुलित रखते हैं, इसको जानना है। तो जब किसी जीव के शरीर का तापमान बढ़ता है तो जैसे कि उसकी श्वेत ग्रंथियों से पसीना निकलता है तथा शरीर के ताप को क्या करता है, नियंत्रण करता है। वैसे तो शरीर के ताप को नियंत्रण ब्लड भी करता है, रक्त भी करता है। ठीक उसी प्रकार से अगर हम कहें तो मानव के शरीर के अंतर्गत जो रक्त की बात होती है, तो रक्त की बात करें तो इसका पीएच मान कितना होता है, 7.4 पीएच मान। तो यह रक्त का पीएच मान 7.4 कैसे बना रहता है। अगर हम उसी तरह से कहें रक्तचाप की कहें, जिसको ब्लड प्रेशर बोला जाता है, तो वह कितना होता है, 80 120 mmHg। ठीक उसी प्रकार से अगर कहें तो मनुष्य के रक्त में शर्करा की मात्रा की बात करें तो शर्करा की मात्रा 80 से 130 पर मिलीग्राम
डेसीमीटर पर मिलीग्राम डेसी लीटर। आखिर यह कैसे संभव होता है कि मनुष्य के शरीर में जो रक्त प्रवाहित हो रहा है उसका पीएच मान 7.4 ही होगा। उसी प्रकार से कैसे यह निर्धारित होता है, कैसे जो जीव होता है उसका रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर की बात करें तो 80 और 120 ही होता है। अगर हम बात करें रक्त में शर्करा की बात करें तो कैसे वह 80 से 130 मिलीग्राम पर डेसी लीटर ही होता है। तो इसको कैसे कंट्रोल कर, जैसे कि अगर हम शर्करा की बात करें तो अग्नाशय जो एक अंतःस्रावी ग्रंथि है और वास्तव में यह मिश्रित ग्रंथि है जो कि हार्मोन तथा एंजाइम दोनों को क्या करती है, स्रावित करती है। यह इसके अंतर्गत यह अंतःस्रावी ग्रंथि का भी काम करती है तथा बहिःस्रावी ग्रंथि का भी काम करती है। तो इसको हम लोग बाद में समझेंगे, लेकिन अग्नाशय की लैंगरहैंस दीपिका के द्वारा इंसुलिन तथा ग्लूकागॉन का स्राव होता है तथा यह क्या करता है, यह शर्करा को नियंत्रित व स्थिर रखता है। तो यह कैसे हो रहा है, यह हम कहें कि मनुष्य के अंतर्गत या किसी जीव के जो बाह्य वातावरण में जो परिवर्तन होता है उससे वह समन्वय व नियंत्रण कैसे करता है। तो अगर हम एक उदाहरण की बात करें तो जैसे हमारे हाथ किसी गर्म पदार्थ को छूता है या फिर कोई हम विषैले सर्प को देखते हैं या किसी लजीज भोजन को देखते हैं तो हमारे जिह्वा से क्या होते हैं, लार ग्रंथियां स्वतः ही सक्रिय हो जाती हैं। तो इस प्रकार के जो बाह्य परिवर्तन के अनुसार जो अनुक्रिया होता है, बाहर जो अनुक्रिया होता है उसके परिणाम स्वरूप हमारा शरीर या जीवों के शरीर किस प्रकार की प्रतिवर्ती क्रिया करता है, तो इस के अंतर्गत इसी चीज को हम लोगों को जानना है। अब प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि यह सब काम कैसे किसी जीव के शरीर के अंतर्गत यह समन्वय व नियंत्रण कैसे होता है। तो समन्वय व नियंत्रण की बात करें तो किसी भी जीव के शरीर के अंतर्गत इस प्रकार के समन्वय व नियंत्रण के लिए दो तंत्र पाए जाते हैं। के लिए दो तंत्र पाया जाता है। दो तंत्र पाया जाता है। पहला तंत्रिका तंत्र जिसको न्यूरॉन भी बोला जाता है, तथा दूसरा है अंतःस्रावी तंत्र जिसको रासायनिक तंत्र भी बोला जाता है। यानी हमारे शरीर के अंतर्गत या कहें कि जीवों के शरीर के अंतर्गत जो समन्वय व नियंत्रण का सभी कार्य हो रहा है, चाहे आंतरिक वातावरण में जो समन्वय व संतुलन की आवश्यकता होती है या फिर जो बाह्य वातावरण के अंतर्गत कोई परिवर्तन होता है, कोई अनुक्रिया होती है, तो उसके प्रति जो क्रिया होता है उसको समन्वय व नियंत्रण कौन करता है, तो उसको समन्वय व नियंत्रण तंत्रिका तंत्र के द्वारा होता है तथा अंतःस्रावी तंत्र के द्वारा होता है। अब हम लोग दोनों को यानी कि तंत्रिका तंत्र जिसको हम लोग न्यूरॉन कह रहे हैं इसको, और इसी से महत्वपूर्ण क्वेश्चन या कहें कि इसको इम्पोर्टेंट के अंतर्गत रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट के अंतर्गत, तो इससे बहुविकल्पी के क्वेश्चन बनते हैं और इससे मैक्सिमम टाइम दीर्घ उत्तरी क्वेश्चन बनाया जाता है। उत्तरी क्वेश्चन यानी प्रश्न बनाया जाता है।
तो हम लोग क्या करते हैं कि अब दोनों को अलग अलग से पढ़ना प्रारंभ करते हैं कि तंत्रिका तंत्र यानी कि न्यूरॉन क्या है तथा इसकी कार्य विधि क्या है। तब हम क्या पढ़ेंगे कि अंतःस्रावी तंत्र के अंतर्गत किस प्रकार के अंतःस्रावी तंत्र पाए जाते हैं और इनसे क्या स्रावित होता है और यह जो स्रावित होने वाले पदार्थ हार्मोन है वह किस प्रकार से कार्य करता है। तो हम लोग नंबर 1 को देखते हैं। पहला तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र जिसको हम लोग क्या कह रहे हैं, न्यूरॉन कह रहे हैं। अब इसके अंतर्गत क्या होता है कि जो पादप होते हैं, पादप के अंतर्गत, पादप भी एक क्या है, जीव है और यह भी क्या है, बहुकोशिकी होता है। तो अगर हम तंत्रिका तंत्र की बात करें तो पादप के अंतर्गत तंत्रिका तंत्र नहीं पाया जाता है। तथा अगर पादपों की बात करें तो जो बाह्य अनुक्रिया होता है उसकी क्रिया करने के लिए न तो इसके पास तंत्रिका तंत्र हो पाया जाता है और न ही इसके पास पेशी ऊतक होते हैं। तो आखिर प्रश्न उठता है कि क्या पादप के अंतर्गत समन्वय व नियंत्रण कैसे होता है। तो इसके अंतर्गत हम लोग अंतःस्रावी ग्रंथियों को पढ़ेंगे। तो अंतःस्रावी ग्रंथियों के दौरान हम लोग पादप हार्मोन्स की बात करेंगे जो कि 5 प्रकार के पादप हार्मोन्स होते हैं। लेकिन क्या पादपों के अंतर्गत किस प्रकार की गति होती है, यानी कि तंत्रिका तंत्र पादपों के अंतर्गत नहीं पाए जाते हैं तथा विशेष प्रकार के जो पेशी ऊतक होते हैं जो कि प्रोटीन फाइबर से बने होते हैं वह नहीं पाए जाते हैं। तब भी पादप कैसे बाह्य पर्यावरण में होने वाली जो अनुक्रिया होती है उससे कैसे क्रिया करता है। तो इसको हम लोग देखते हैं कि पादपों के अंतर्गत 2 प्रकार की क्रियाएं होती हैं, प्रकाशानुवर्तन क्रिया या गति तथा दूसरा होता है गुरुत्वानुवर्तन गति। अब प्रकाशानुवर्तन गति के अंतर्गत हम लोग यह देखते हैं कि प्रकाश के अनुसार जो प्रकाश उद्दीपन का कार्य करता है, तो प्रकाश जो उद्दीपन है तो वह पादपों की गति को कैसे नियंत्रित करता है। तो इसके अंतर्गत हम लोग जानते हैं कि अगर सूर्य का प्रकाश और यदि कोई गमले में लगाया गया है, यह कोई पादप है, तो यह जो पादप है यह जो पादप है वह किस प्रकार से प्रकाशानुवर्तन गति करेगा। तो यह गति भी क्या होती है, 2 प्रकार की होती है। अगर पादप का जो जड़ होता है यह किधर प्रकाश की विपरीत दिशा की ओर गति करता है और जो परूह होता है वह परूह किस दिशा की ओर गति करेगा, तो जिधर सूर्य का प्रकाश है उधर क्या करता है, गति करता है। यह कैसे गति करता है, तो यह जो गति होती है यानी कि जो परोह की गति होती है वह परोह की गति को प्रकाशानुवर्तन ऋणात्मक गति कहा जाता है। इस गति के अंतर्गत जो
पादप का परोह होता है वह परोह किस दिशा में, तो सूर्य की दिशा की ओर गति करता है। जैसे कि आप अंधेरे कमरे में अगर कोई पादप रखते हैं, कोई पौधा रखते हैं, तो यह देखा जाता है कि अगर रोशनी जिधर से आ रही है, पौधे का जो परोह होता है उधर की ओर क्या करता है, विकास और वृद्धि करता है, उधर ही गति करता है। लेकिन जो जड़ें होती हैं वह जड़ें यह सूर्य के प्रकाश की विपरीत दिशा की ओर गति करती है। सॉरी, यह धनात्मक है, प्रकाशानुवर्तन धनात्मक गति है। लेकिन उसका जो जड़ होती है, यानी कि पादप का, पौधे का जो जड़ होता है, वह जड़ किधर गति करता है, प्रकाश की विपरीत दिशा की ओर गति करता है, यानी कि पृथ्वी की ओर गति करता है। तो यह इस गति को हम लोग क्या कहते हैं, तो प्रकाशानुवर्तन ऋणात्मक गति कहते हैं, ऋणात्मक गति करते हैं। अब इसके बाद अगर हम बात करें कि गुरुत्वानुवर्तन गति कैसे करता है, तो जैसे कि एक पादप है, एक पादप है, सूर्य का प्रकाश ये सूर्य का प्रकाश हुआ और ये पौधा हुआ, लेकिन इसकी जो जड़ें होती हैं, यानी दोनों, अगर हम प्रकाशानुवर्तन गति की बात करें या चाहे गुरुत्वानुवर्तन गति की बात करें, तो गुरुत्वानुवर्तन गति के अंतर्गत पादप क्या करता है, जो गुरुत्वानुवर्तन धनात्मक गति होता है, तो उसकी जड़ें क्या होती हैं, वह पृथ्वी की ओर गति करती हैं, जबकि जो गुरुत्वानुवर्तन ऋणात्मक गति होता है, गुरुत्वानुवर्तन ऋणात्मक गति होता है, ऋणात्मक गति वह किधर होता है, तो वह गुरुत्वाकर्षण, जो पृथ्वी के अंतर्गत जो गुरुत्वाकर्षण होता है उसकी विपरीत दिशा में, यानी कि सूर्य के प्रकाश की ओर होता है। तो यहां पर इस बात को ध्यान रखिए कि जब प्रकाशानुवर्तन धनात्मक गति के अंतर्गत क्या होगा, तो पादप का जो परोह होगा वह सूर्य की प्रकाश की ओर क्या करेगा, गति करेगा। लेकिन जो प्रकाशानुवर्तन ऋणात्मक गति होगा, तो उसके अंतर्गत जो पादप की जड़ें होंगी वह किधर गति करेंगी, तो वह प्रकाश की विपरीत दिशा की ओर गति करती हैं, वृद्धि करती हैं। लेकिन अगर गुरुत्वानुवर्तन गति की बात करें, तो गुरुत्वानुवर्तन गति के अंतर्गत जो पृथ्वी के अंतर्गत जो गुरुत्वाकर्षण पाया जाता है, उसके अंतर्गत जो पादप का जो जड़ होता है वह किधर गति करता है, तो वह पृथ्वी की ओर गति करता है। जबकि इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, गुरुत्वानुवर्तन धनात्मक गति। लेकिन जो पादप का परोह होता है वह परोह किधर गति करता है, तो वह सूर्य की प्रकाश की ओर गति करता है, यानी कि गुरुत्वानुवर्तन की विपरीत दिशा की ओर गति करता है, और इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, गुरुत्वानुवर्तन ऋणात्मक गति कहा जाता है। इसी तरह से अगर छुई मुई के पौधे की बात करें, तो छुई मुई के पौधे क्या करता है, जब हम उसको किसी भी एंगल्स पर छूते हैं तो उसकी पत्तियां क्या होने लगती हैं, सिकुड़ने लगती हैं। तो इस प्रकार की गति के लिए क्या उसके अंतर्गत, यानी पादपों के अंतर्गत क्या है, तंत्रिका तंत्र या न्यूरॉन नहीं है। तो यह नियंत्रित कैसे होता है, क्योंकि तंत्रिका तंत्र नहीं है, तो इसके लिए इसमें क्या पाया जाता है, पादपों में हार्मोन्स पाया जाता है। हार्मोन्स की हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन यहां पर क्या करते हैं, पौधे जल के द्वारा, क्योंकि इसके अंतर्गत, पादपों के अंतर्गत न तो न्यूरॉन है यानी कि तंत्रिका तंत्र है, और न ही इसके अंतर्गत पेशी ऊतक हैं।
ऊतक हैं जो बाह्य अनुक्रिया के अनुसार वह क्रिया कर सके। तो इसके अंतर्गत यह क्रिया किसके द्वारा किया जाता है, तो जल के द्वारा संपन्न किया जाता है। और यह पौधे के अंतर्गत इस प्रकार की प्रकाशानुवर्तन गति तथा गुरुत्वानुवर्तन गति होता है। तो अब इसके अंतर्गत हम लोग यह देखते हैं कि जो मानव है, जो उच्च श्रेणी का स्तनधारी मानव है, उसके अंतर्गत यह जो न्यूरॉन होता है वह विकसित अवस्था में होता है। और इस न्यूरॉन यानी कि तंत्रिका तंत्र के का निर्माण जो होता है वह विशेष प्रकार के तंत्रिका ऊतक से निर्मित होता है। और यह जो तंत्रिका ऊतक होता है वह तंत्रिका ऊतक किससे निर्मित होता है, तो तंत्रिका कोशिका के द्वारा निर्मित होता है। तंत्रिका कोशिका के द्वारा निर्मित होता है। और इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे ही हम लोग न्यूरॉन के नाम से जानते हैं। और जो उच्च श्रेणी के जो जंतु होते हैं, चाहे उच्च श्रेणी के स्तनधारी जंतु होते हैं, उनके अंतर्गत तंत्रिका तंत्र पाई जाती है। और वह क्या करती है, मनुष्यों के संपूर्ण शरीर का मानव के संपूर्ण शरीर का तो नियंत्रण हम लोगों को, चूंकि मानव को ही पढ़ना है, लेकिन अगर कहें तो जंतुओं के जो स्तनधारी उच्च श्रेणी के जो जंतु होते हैं उनके शरीर में समन्वय व नियंत्रण का कार्य करते हैं। तो इसके अंतर्गत क्या पाया जाता है, न्यूरॉन यानी कि तंत्रिका कोशिका पाई जाती है। आपको ध्यान होना चाहिए कि हम लोग इस प्रकार की तंत्रिका कोशिका का अध्ययन हम लोग 9th क्लास में कर चुके हैं। और उसी चीज को हम लोगों को यहाँ पर देखना है कि यह तंत्रिका कोशिका यानी कि न्यूरॉन क्या होता है तथा यह न्यूरॉन किस प्रकार से कार्य करता है। तो इसी चीज को हम लोग देखते हैं कि न्यूरॉन क्या है। यह एक न्यूरॉन यानी कि एक तंत्रिका कोशिका का चित्र है। और इसके अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण और दीर्घ उत्तरी क्वेश्चन के रूप में क्या पूछ रहा है, यही पूछता है कि एक न्यूरॉन का सचित्र चित्र बनाते हुए उसके कार्य विधि को समझाइए। तो हम उसी प्रश्न को यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि यह क्या है, तंत्रिका तंत्र है। तंत्रिका तंत्र किससे बना होता है, तो एक विशेष प्रकार के तंत्रिका ऊतक के द्वारा बना होता है। और यह तंत्रिका ऊतक क्या होता है, तो यह तंत्रिका ऊतक तंत्रिका कोशिकाओं का समूह होता है। जो भी उच्च श्रेणी के स्तनधारी जंतु होते हैं उनके अंतर्गत विकसित अवस्था में तंत्रिका तंत्र पाया जाता है। यह जो तंत्रिका तंत्र जो तंत्रिका कोशिकाओं से निर्मित होता है उसी को क्या कहा जाता है, न्यूरॉन कहा जाता है। उसी को न्यूरॉन कहा जाता है। इस न्यूरॉन के अंतर्गत अब कौन कौन से भाग होते हैं, यानी उसका क्या नाम है तथा वह क्या कार्य करते हैं, इसको हम लोग देखते हैं। तो इस न्यूरॉन के जो पार्ट्स होता है इसको डेंड्रॉन कहते हैं। डेंड्रॉन, इसको हिंदी में वृक्षिकाएं कहा जाता है। उसके बाद यह जो पार्ट्स होता है उसको द्रुमिका कहा जाता है। द्रुमिका कहा जाता है। जो न्यूरॉन का जो मुख्य भाग होता है उसको हम लोग कोशिकाएं या साइटॉन कहा जाता है। इस साइटॉन के अंतर्गत यानी इस कोशिकाएं के अंतर्गत क्या पाया जाता है, तो कोशिका द्रव्य पाया जाता है। इस कोशिका द्रव्य के अंतर्गत एक केंद्रक पाया जाता है। और इस कोशिका द्रव्य में प्रोटीन के रंगीन कण पाए जाते हैं जिसको क्या कहा जाता है, निसिल कण कहा जाता है। निसिल कण कहा जाता है। यह किससे बने होते हैं, तो प्रोटीन के रंगीन कण होते हैं। प्रोटीन के रंगीन कण होते हैं जो कोशिकाएं से प्रवर्धित एक लंबा तंतुनुमा जो भाग होता है उसको क्या कहते हैं, एक्सॉन कहते हैं। एक्सॉन या इसको हिंदी में तंत्रिकाक्ष कहा जाता है। इस एक्सॉन के ऊपर एक मोटी तथा वसा की परत पाई जाती है जिसको क्या कहा जाता है,
माइलिन शीथ कहा जाता है। यह जो माइलिन शीथ होता है वह जगह जगह पर क्या होती है, टूटी होती है, और उस टूटे हुए पार्ट्स को क्या कहा जाता है, रेनवियर कोड कहा जाता है। रेनवियर कोड कहा जाता है। जो एक्सॉन होता है वह एक्सॉन के अंत में क्या पाया जाता है, तो सिनेप्टिक घुंडियां पाई जाती हैं। सिनेप्टिक घुंडियां पाई जाती हैं, घुंडियां पाई जाती हैं। और इस सिनेप्टिक घुंडियों के बाद एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में जुड़ते हैं, तो यहां पर क्या होते हैं, दरार पाया जाता है, यानी गैप पाया जाता है, और उस दरार को क्या कहा जाता है, तो सिनेप्स कहा जाता है। उस दरार को सिनेप्स कहा जाता है, जो कि एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन जो डेंड्रॉन के द्वारा जुड़ता है, तो उसके बीच में दरार होता है, गैप होता है, और उसी को क्या कहा जाता है, सिनेप्स कहा जाता है। अब हम लोग, यह है एक न्यूरॉन का चित्र तथा उसके सभी पार्ट्स का नाम। अब इसके अंतर्गत हम लोग देखते हैं कि यह पार्ट्स कार्य क्या करते हैं। तो पहले हम लोग डेंड्रॉन को देखते हैं, क्योंकि यह देखते हैं तो सीरियल के अनुसार होगा। डेंड्रॉन क्या होता है, तो जो न्यूरॉन का मुख्य भाग जो कोशिकाएं होता है, देखिए हम जो बोल रहे हैं उसी से आप लोग नोट्स बनाने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि इसका नोट्स हम देते नहीं हैं, तो हम उसी के हिसाब से कार्य कर लेते हैं कि आप लोग नोट्स भी बना लेंगे। तो जो डेंड्रॉन होता है वह डेंड्रॉन क्या होता है, तो न्यूरॉन का जो मुख्य भाग कोशिकाएं या साइटोन होता है उससे प्रवर्धित संरचना होती है। यह कार्य क्या करता है, तो यह शरीर के बाहर से जो संवेदना प्राप्त होती है, चाहे शरीर के अंदर से जो संवेदनाएं प्राप्त होती हैं, उसको विद्युत संकेत के रूप में, उसको विद्युत संकेत के रूप में कोशिकाएं को पहुंचाने का कार्य करती हैं। अब कोशिकाएं क्या करता है, तो हम लोग देखते हैं, तो यह कोशिकाएं क्या है, तो न्यूरॉन का जो मुख्य भाग होता है उसको क्या कहा जाता है, कोशिकाएं कहा जाता है या साइटोन कहा जाता है। यह कोशिकाएं के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के कोशिकांग तथा कोशिका द्रव्य भरा होता है, तथा उसके अंतर्गत एक केंद्रक पाया जाता है। जो उसके अंतर्गत कोशिका द्रव्य पाया जाता है उसमें प्रोटीन के रंगीन कण पाए जाते हैं, जिसको निसिल कण के नाम से जाना जाता है। यह कार्य क्या करता है, तो जो भी डेंड्रॉन के द्वारा जो भी विद्युत संकेत, जो भी संवेदनाएं जो विद्युत संकेत के रूप में कोशिकाएं प्राप्त करता है, उसे विद्युत आवेग में परिवर्तित करने का कार्य करता है। यह कार्य क्या करता है, तो वह विद्युत संकेत को विद्युत आवेग में परिवर्तित करने का कार्य करता है, विद्युत आवेग में परिवर्तित करने का कार्य करता है। अब जब विद्युत आवेग में परिवर्तन करके यह एक्सॉन के माध्यम से आगे पहुंचाने का कार्य करता है। अब यहां पर एक्सॉन क्या कार्य करता है, तो एक्सॉन क्या होता है पहले यह जानिए। तो एक्सॉन न्यूरॉन से प्रवर्धित लंबा तंतुनुमा एक भाग होता है, जिसके अंतर्गत यह विद्युत आवेग क्या होती है, प्रवाहित होती है, तथा यह विद्युत आवेग एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक जाने का या संचारित होने का कार्य होता है। यह जो एक्सॉन होता है वह एक्सॉन क्या कार्य करता है, तो इस विद्युत आवेग को एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक पहुंचाने का कार्य करता है। इस एक्सॉन के लास्ट में यानी अंत में क्या होती हैं, सिनेप्टिक घुंडियां होती हैं। यह सिनेप्टिक घुंडियां क्या करती हैं, जो भी विद्युत आवेग प्राप्त करती हैं उस विद्युत आवेग को रासायनिक पदार्थ में परिवर्तित करने का कार्य करती है। इस रासायनिक पदार्थ को क्या कहा जाता है, तो इस रासायनिक पदार्थ को न्यूरोट्रांसमीटर कहा जाता है, न्यूरोट्रांसमीटर कहा जाता है। अब यहां पर क्या होता है कि यह जो सिनेप्टिक घुंडियां होती हैं, जो विद्युत आवेग होता है उसको रासायनिक पदार्थ यानी कि न्यूरोट्रांसमीटर में परिवर्तित करती हैं, और वह न्यूरोट्रांसमीटर क्या करता है, संवेदनाओं को जो सिनेप्स यानी कि दो न्यूरॉनों के बीच में जो दरार होता है उस सिनोप्स के माध्यम से वह
दूसरे न्यूरॉन में वह क्या होती है, संचालित हो जाती है, प्रवाहित हो जाती है। इसके बाद माइलिन शीथ होता है। माइलिन शीथ क्या कार्य करता है, तो माइलिन शीथ एक्सान के ऊपर एक मोटी परत के रूप में पाया जाता है जो कि वसा से निर्मित होती है। यह माइलिन शीथ कार्य क्या करता है, तो यह माइलिन शीथ दो प्रकार के कार्य करते हैं। नंबर 1, चूंकि जो एक्सॉन के अंदर जो विद्युत आवेग का जब प्रवाह होता है तो उस प्रवाह से इस न्यूरॉन की रक्षा करता है, तथा दूसरा कार्य क्या करता है कि एक्सॉन के अंतर्गत जो विद्युत आवेग प्रवाहित होता है तो उसको तीव्रता प्रदान करने का कार्य करता है, यानी कि उसकी गति को तीव्र करता है। उसके बाद रेनवियर कोड क्या कार्य करता है, तो रेनवियर कोड जो एक्सॉन के द्वारा जो विद्युत आवेग का प्रवाह होता है तो उस विद्युत आवेग के प्रवाह को एक दिशा प्रदान करने का कार्य करता है। और यही इस प्रकार से न्यूरॉन के अंतर्गत, चाहे डेंड्रॉन की बात करें, चाहे कोशिकाएं की बात करें, चाहे एक्सॉन या तंत्रिकाक्ष की बात करें, चाहे हम सिनेप्टिक घुंडियों की बात करें, चाहे सिनेप्स की बात करें, चाहे माइलिन शीथ की बात करें, चाहे रेनवियर कोड की बात करें, यह इसी प्रकार से कार्य करते हैं। यानी कि अगर न्यूरॉन की कार्यविधि की बात करें तो न्यूरॉन क्या करता है, तो न्यूरॉन डेंड्रॉन के द्वारा चाहे शरीर के अंदर से चाहे शरीर के बाहर से जो भी संवेदनाएं प्राप्त होती हैं तो उसे विद्युत संकेत के रूप में कोशिकाएं में पहुंचाने का कार्य करता है। कोशिकाएं क्या करती है कि कोशिकाएं इस विद्युत संकेतों को विद्युत आवेग में परिवर्तित करती हैं तथा एक्सॉन में पहुंचाने का कार्य करती है। एक्सॉन क्या करता है, एक्सॉन इस विद्युत आवेग को सिनेप्टिक घुंडियों के पास लेकर के जाता है और सिनेप्टिक घुंडियां उस विद्युत आवेग को रासायनिक पदार्थ में परिवर्तित करती हैं जिसे न्यूरोट्रांसमीटर कहा जाता है। यह न्यूरोट्रांसमीटर सिनेप्स जो कि दो न्यूरॉन के बीच में एक दरार, एक गैप होता है, उसके माध्यम से वह दूसरे न्यूरॉन में प्रवाहित होता है तथा इस तरह से यह क्या करते हैं, प्राप्त संकेतों को के अनुसार वह शरीर के समन्वय व नियंत्रण का कार्य करते हैं। जो हमारा तंत्रिका तंत्र बना होता है वह विशेष प्रकार के जटिल संरचना होता है और इसी प्रकार से हमारे यानी कहें तो जंतुओं के शरीर में समन्वय व नियंत्रण करने का कार्य करता है। तो हम लोग इसके दूसरे पार्ट्स में मिलते हैं तो देखते हैं कि अंतःस्रावी ग्रंथियां जंतुओं के शरीर में समन्वय व नियंत्रण करने का कार्य कैसे करती हैं। थैंक यू।